Once more, welcome to SLH. Today, we will further solve the practice set 3 for the political science PGT and as well as UGC NET. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जहाँ थे 34 पे थे। राज्य द्वारा उत्पादित तथा संरक्षित अधिकारों को कहते हैं। राज्य द्वारा उत्पादित और संरक्षित अधिकार तो नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नागरिक स्वतंत्रता होगा। ए क्यों होगा नागरिक स्वतंत्रता? थोड़ा सा रीजन देख लेते हैं। राज्य द्वारा उत्पादित तथा संरक्षित अधिकारों को नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो वह राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। इसका स्रोत राज्य के कानून होता है। यह किसने कहा है कि मैन इज़ बॉर्न, यानी मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। किसमें? ही इज़ इन चेन। तो ये किसने कहा है? हॉब्स ने कहा, लॉक ने कहा, रूसो ने कहा या मिल ने कहा? ये कहा है रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहारिक महत्व घटता जा रहा है क्योंकि यह व्यापक और आसान हो गई है, यह परिष्कृत और सुगम हो गई है, या सी है यह अव्यवस्थित और आधारहीन हो गई है, यह गैर सामाजिक और अनैतिक हो गई है। तो इसका आंसर है बी, यह परिष्कृत और सुगम हो गई है। क्यों है बी? इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का महत्व घटता जा रहा है क्योंकि यह ज़रूरत से ज़्यादा परिष्कृत और सूक्ष्म हो गया है। इस व्यवस्था के जनक ईस्टन ने अपनी पहली पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में इन कमी को महसूस किया है। फिर भी अन्य दो पुस्तकों ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस एंड ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में व्यवस्था दृष्टिकोण की परिशुद्धता को शिखर पर पहुंचा दिया है, या जहां इस अवधारणा को समझना भी नामुमकिन हो गया है। अब आगे देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना का पात्र बनाया है, यानी राजनीतिक व्यवस्था को आलोचना का पात्र किसने बनाया है? सी मिचेल ने, मेरियट ने, जेनिथन ने या ऑलमंड और ईस्टन ने? तो इसका तो सीधा सा आंसर है ऑलमंड एंड ईस्टन। राजनीतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? राजनीतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन दे रखा है। निर्णय प्रक्रिया में अंतर्क्रिया के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है, क्या उसको राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं? या अंतर्राष्ट्रीय क्रियाओं की अंतर्राज्यीय संबंधों के आधार पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं? या राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्था की संरचना और उनके प्रकारों के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है उसको कहते हैं? तो ये सी ही इसका आंसर ठीक होगा, क्योंकि देखते हैं इसका रीज़न क्या है। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा राजनीतिक समाज में मांगें उठती है और इन मांगों के संदर्भ में समुचित विचार करके व्यवस्था निर्णयों के रूप में उन्हें निरूपांतरित करती है। राजनीतिक स्तर पर इस प्रक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण आंकड़ों का संगठन करने, उनकी संकल्पना करने, उन्हें संहिताबद्ध करने और उनके जोड़ तोड़ का एक ढांचा है। ये कथन किसका है? ये कथन ऑलमंड का है या ईस्टन का है या स्पायरो का है या ओ आर यंग का है? ओ आर यंग का कहना था, ओ आर यंग की है, उसका कहना था कि निवेशन जो है निर्गतन दृष्टिकोण आंकड़ों का संगठन करने, उनकी संकल्पना करने और उन्हें संहिताबद्ध यानी कानून बनाने और उनसे जोड़ तोड़ का एक ढांचा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 में दे रखा है, क्या दे रखा है?
निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण व्यवस्था के स्थायित्व को कायम रखने के लिए परिवर्तन की किस प्रक्रिया की व्यवस्था करता है? परिवर्तन की किस प्रक्रिया की व्यवस्था करता है? आसान दूरगामी परिवर्तन की प्रक्रिया की व्यवस्था करता है। यानी व्यवस्था की बात है तो शांतिपूर्ण एवं कर्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया की बात ही करता है, यानी बी इसका आंसर होगा। भेदभाव नहीं कहेगा, कट्टरवादी नहीं कहेगा, शांतिपूर्ण एवं कर्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया को निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण व्यवस्था के स्थायित्व को कायम कर रखने के लिए परिवर्तन की इस व्यवस्था करता है, इस व्यवस्था की व्यवस्था करता है, यानी इनकी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और कर्मिक परिवर्तन हो ऐसा व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कौन से राजनीति शास्त्र ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए सबसे पहले निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण का उपयोग किया? निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया। इसका आंसर बी होगा, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने प्रयोग किया। मांगों, समर्थनों एवं पुनः निवेशनों के रूप में ईस्टन के आगत निर्गतन विश्लेषण के कितने चरण हैं? तो सीधी सी बात है, ऊपर लिखा हुआ है मांग, समर्थन, पुनः निवेशन, यानी 3 ही व्यवस्था है, 3 चरण होंगे, ये इसका आंसर होगा। 3 चरण में देख लेते हैं क्या क्या है। ईस्टन के अनुसार आगत निर्गत विश्लेषण के प्रमुख 3 चरण हैं, यानी पहली चरण मांगे हैं। कर्ता के रूप में लोग अपनी राजनीति व्यवस्था से मांग करते हैं जो उनके विशिष्ट हितों को पूरा करती है। राजनीतिक व्यवस्था की मांग तनाव के अधीन रहती है। दूसरा है समर्थन। समर्थन का संबंध आगत से होता है। यह व्यवस्था उसके पर्यावरण के बीच बचे हुए आगत लेन देन को निर्देशित करता है। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। तीसरा है पुनः निवेशन। समर्थन मतलब सपोर्टिंग होता है, याद रखना। समर्थन मतलब किस तरह से सरकार समर्थित करती है, व्यवस्था किस तरह से मांग को समर्थित करती है। और पुनर्निवेशन मतलब एक पुनर्निवेशन फंदा होता है जिसका ज्ञान हमारी उन प्रक्रियाओं की व्यवस्था करने में मदद करता है जिसके भीतर से व्यवस्था को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पुनर्निवेशन से जो कुछ होता है उसका व्यवस्था के तनाव का मुकाबला करने और अपने लिए बनाए रखने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है, यानी पुनर्निवेशन में ये होता है। तो आगे देखते हैं इसमें 42 में के बाद क्या है, 43 को देखते हैं। 43 आगत निर्गतन विश्लेषण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों की ओर निर्देश करके किसने निर्गतन पहलू की अवहेलना की है? तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या है। आगत निर्गतन विश्लेषण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों की ओर निर्देश करके किसने निर्गतन पहलू की अवहेलना की है? निर्गतन पहलू की अवहेलना कौन कर रहा है यहाँ पे? क्या यह ईस्टन है, पावेल है, यंग है या आमंड है? तो इसका सीधा सा आंसर है डी, आमंड ने इस व्यवस्था की अवहेलना की है। निर्गतन पहलू की अवहेलना आमंड ने की है। क्वेश्चन नंबर 44 किसने कहा है कि अभाव की राजनीति में निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण को लागू किया गया है? यानी किसने कहा है कि अभाव की राजनीति में निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण को लागू नहीं किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक था, पर यहाँ पे ठीक ढंग से पढ़ा जा रहा है। अब देखते हैं यंग ने कहा था, ईस्टन ने कहा था, या माइनर ने कहा था, या माइनर वीनर ने कहा था, या स्पाइरो ने कहा था। तो इसका आंसर है सी, माइनर वीनर ने कहा था। ये क्या कहा था और इसका रीज़न देख लेते हैं। आगत निर्गत दृष्टिकोण का प्रयोग मतदान, राजनीतिक अभिवृत्तियों के निर्माण, आंदोलनों, प्रदर्शनों, हड़ताल, बंद और घेराव जैसी सामूहिक राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के संदर्भ में नहीं किया जा सकता क्योंकि उपर्युक्त में अभाव की राजनीति से जूझना पड़ता है। उसका माना था माइनर विनर का। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे देख लेते हैं। राजनीतिक
राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक व्यवस्था, राजनीति विज्ञान में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ उसे कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत अपनाए गए दृष्टिकोणों की संख्या है, यानी अप्रोचों की संख्या आधुनिक यानी तुलनात्मक राजनीति में अप्रोचों की संख्या कितनी है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई। तो इसका आंसर है क्या, वो आंसर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इसका आंसर है 45 का सी, यानी 6 अप्रोच है। अब इसमें देख लेते हैं, कूट के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की व्यवस्था से सही उत्तर चुनें, यानी इसका सही उत्तर चुनना है इसमें। ईस्टर्न क्या, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राज्य व्यवस्था, संरचना, कार्यात्मक या मार्क्सवादी लेनिनवादी। आलमंड, मार्क्स, लेनिन, ये तो सीधी सी बात है। सी का चौथा होगा एडवर्ड सिल्स। देखते हैं इसका कूट क्या है। ओके, ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था थी, ये यहाँ पे है, और मार्क्स की लेनिनवादी थी, तो इसका आंसर बी आ रहा है। देख लेते हैं, हाँ ये इसका आंसर बी है। जब आपको 2 पता हो तो तीसरा आपको पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी कि ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था थी, आमंड की क्या थी, आमंड की संरचनात्मक कार्यात्मक है, मार्क्स लेनिन की मार्क्सवादी लेनिनवादी है, और एडवर्ड सिल्स की आधुनिक राजनीतिक आधुनिकीकरण है, एडवर्ड सिल्स। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की आत्मनिर्भरता और उसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। यह किसका कथन है? राजनीतिक व्यवस्था से उसके अंगों की आत्मनिर्भरता और उसके परिवार के में उसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। यह कथन किसका है? ईस्टर्न का, डॉल का, लॉसवेल का, आलमंड का या पावेल का? ये कथन है आलमंड और पावेल का। क्या है कथन, एक बार और देख लेते हैं। कथन कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की आत्मनिर्भरता और उसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। तो अगला क्वेश्चन है 48 में क्या दे रखा है? न्याय संगत राजनीति या न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न किस दृष्टिकोण का लक्षण है? राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का, राजनीतिक विकास दृष्टिकोण का, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण का या राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण का? तो 48 का ए है, राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का है। न्यायिक शारीरिक उत्पीड़न। राजनीतिक स्रोतों को असमान रूप में बांटा जाता है। राजनीतिक स्रोतों को असमान रूपों में बांटा जाता है। क्या है, कैसे? धार्मिक व्यवस्था में, व्यावसायिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में। तो 49 का आंसर क्या है? सी, राजनीतिक व्यवस्था, यानी राजनीतिक स्रोतों का असमान रूप में बांटा जाता है राजनीतिक व्यवस्था में। सीधा सा आंसर था। क्यों? क्या इसका रीज़न यही है कि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक स्रोत का वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इसके अंतर्गत भोजन, धन, सूचना, शक्ति की धमकी, मित्रता, सामाजिक स्तर, विधि निर्माण, मताधिकार और अन्य बातें सम्मिलित की जाती है। प्राय सभी समाजों में इन राजनीतिक स्रोतों का नियंत्रण 4 कारणों से असमान रूप से किया जाता है। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण में आगत निर्गत विश्लेषण सैद्धांतिक होने के कारण लोकप्रिय हो गया, अप्रयोज्य हो गया,
व्यवहारिक हो गया या असामयिक हो गया। तो इसका आंसर है बी, अप्रोच्य हो गया। यानी राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण में आगत निर्गत विश्लेषण सिद्धांत होने के कारण अप्रयोज्य हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से कहाँ के विद्वान की देन है? ब्रिटेन के, रूस के, अमेरिका के या फ्रांस के? तो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण अमेरिका के विद्वानों की देन है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण का केंद्र दर्शनीय संस्थात्मक राजनीतिक ढांचे के स्थान पर उस किसी भी क्षेत्र को बनाने का प्रयास करता है जहां पर व्यवस्थाओं की कार्यात्मक आवश्यकताओं के सही संपादक स्थिति हो। इस दृष्टिकोण का झुकाव उन क्रियाओं के अन्वेषणों पर बल देने का है कि है जो व्यवस्था को स्थिर बनाए रखती है। यह उक्ति किसकी है? ये उक्ति लेविस की है, एप्टर की है, एक्सटीन की है या आलमंड की है? ये युक्ति है ए, डेविस लेविस की है। इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं समझने के लिए। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की व्यवस्था सर्वप्रथम की ईस्टर्न ने, एप्टर ने, एक्सटीन ने या आलमंड ने? तो इसका आंसर सीधा सा है डी, आलमंड। यानी रिपीट क्वेश्चन है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या आलमंड ने पहले की। 54 में देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है। राज्यों में पाई जाती है या सी संसद में पाई जाती है, मंत्रिमंडल में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है। राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रिया सभी स्वतंत्र समाज में पाई जाती है। अंतःक्रिया क्या है? इसका रीज़न देख लेते हैं क्यों। आसान है वैसे तो क्वेश्चन। राजनीतिक व्यवस्था समाज में तारतम्य स्थापित करने वाली वैध व्यवस्था है। यानी व्यवस्था को स्थापित करने वाली राजनीतिक व्यवस्था ही है। वैध एवं औचित्यपूर्ण शक्ति वह धारा है जो राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों में प्रवाहित होती रहती है और उसे एक व्यवस्था के रूप में विशेष गुण, विशिष्टता और संशक्ति प्रदान करती है। तो यही है इसका आंसर। आगे देखते हैं 54 के बाद 55 देखते हैं। 55 में क्या है? आलमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण किस प्रकार किया है? ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पे, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पे, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के आधार पे या मानव शास्त्रीय विश्लेषण के आधार पे? तो इसका आंसर है समाजशास्त्रीय विश्लेषण के आधार पे आलमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 56 पे देख लेते हैं। एक मिनट 56 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 55 हो चुका है। 56 में क्या है? आलमंड के अनुसार एक व्यवस्था में कितने प्रकार की संरचनाएं होती है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 3 प्रकार की? तो उसके अनुसार एक व्यवस्था में 4 प्रकार की संरचनाएं होती है। फिर 57 में देखते हैं। 57 में है राजनीतिक विश्लेषण में ईस्टर्न ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया है? यानी राजनीतिक विश्लेषण में ईस्टर्न ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया है? चरित्र पर, सदाचार पर, आचरण पर या गांधार्य पर? तो इसका आंसर है सी, आचरण पर। यानी राजनीतिक विश्लेषण में ईस्टर्न ने सबसे ज़्यादा जोर आचरण पर दिया है।
राजनीतिक व्यवस्था की तुलना जीव विज्ञान व्यवस्था से करते हुए उसे नियामक और वातावरण से प्रभावित होने वाली व्यवस्था के रूप में विश्लेषण किया है। किसने किया है? ईस्टन ने, आमंड ने, एप्टर ने या एक्सीटन ने? तो 58 का आंसर जाता है ए, ईस्टन ने। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की तुलना जीव विज्ञान व्यवस्था से करते हुए उसे स्वनियामक और वातावरण से प्रभावित होने वाली व्यवस्था के रूप में विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। किसने राजनीतिक अध्ययन के लिए विकासशील देशों का चुनाव किया और वहाँ की संक्रमणकालीन स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए? हैरी एक्टिन ने, डॉल ने, एप्टर ने या लासवेल ने? तो सी, एप्टर ने क्या किया? राजनीतिक अध्ययन के लिए विकासशील देशों का चुनाव किया और वहाँ की संक्रमणकालीन स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। तो ये क्या था? एप्टर का उद्देश्य विश्लेषणात्मक पद्धति के लिए नई तकनीक विकसित करना था। राजनीतिक विश्लेषण के लिए एप्टर ने जिस नवीन तकनीक को विकसित किया है वह इस क्षेत्र में मौलिक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। एप्टर का विश्लेषण मुख्यतः चयन प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान देना है। इसका प्रयोग उसने केवल सरकारों के चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के चयन में भी किया है। उसने अफ्रीका के परंपरागत राष्ट्रों को अपने अध्ययन और विश्लेषण के लिए चुना। एप्टर का दृष्टिकोण है कि सभी सरकारें स्थायित्व चाहती है, धीरे धीरे स्वाभाविक परिवर्तन को भी पसंद करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें ये लास्ट है, आगे के वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चन होगा। राजनीतिक व्यवस्था और उनके तत्वों को और भी छोटे छोटे भागों में उपविभाजित किया है। एप्टर ने, पॉवेल ने, डॉल ने या एक्सटीन ने? तो इसका आंसर क्या होगा? 60 का डी, एक्सटीन ने। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।